आइए, कहानियों की अपनी श्रृंखला में आज आपको सुनाता हूँ सुप्रसिद्ध लेखक भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी गंगों का जाया। वाचन स्वर सेन निलय। गंगों की जब नौकरी छूटी तो बरसात का पहला छींटा पड़ रहा था। पिछले 3 दिन से गहरे नीले बादलों की पुंज आकाश में करवटें ले रहे थे, जिनकी छाया में गर्मी से उलसाई हुई पृथ्वी अपनी पहली ठंडे उच्छ्वास छोड़ रही थी और शहर भर के बूढ़े बच्चे बरसात की पहली बारिश का नंगे बदन स्वागत करने के लिए उतावले हो रहे थे। यह दिन नौकरी से निकाले जाने का न था। मजदूरी की नौकरी थी बेशक, पर बनी रहती तो इसकी स्थिरता में गंगो भी बरसात की छींटों का शीतल स्पर्श ले लेती। पर हर शगुन के अपने चिन्ह होते हैं। गंगो ने बादलों की पहली गर्जन में ही जैसे अपनी भाग्य की आवाज सुन ली थी। उसकी नौकरी छूटने में देर न लगी। गंगो जिस इमारत पर काम करती थी उसकी निचली मंजिल तैयार हो चुकी थी। अब दूसरी मंजिल पर काम चल रहा था। नीचे मैदान में से गारे की टोकरियां उठा उठाकर छत पर ले जाना गंगो का काम था। मगर आज सुबह गंगो टोकरी उठाने के लिए जमीन की ओर झुकी तो उसके हाथ जमीन तक न पहुंच पाए। जमीन पर पांव के पास पड़ी हुई टोकरी को छूना आज उसे गहरे कुएं के पानी को छूने के समान लगने लगा। इतने में किसी ने गंगो को पुकारा, मेरी मान जाओ गंगो, अब टोकरी तुमसे न उठेगी, तुम छत पर ईंट पकड़ने के लिए आ जाओ। छत पर लाल ओढ़नी पहने और 4 ईंटें उठाए 2 लोग मजदूरन खड़ी उसे बुला रही थी। मगर गंगो ने न माना और फिर एक बार टोकरी उठाने का साहस किया, मगर होठ काट कर रह गई। टोकरी तक उसका हाथ न पहुंच पाया। गंगो के बच्चा होने वाला था और कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। छत पर बैठकर ईंट पकड़ने वाला काम आसान था। एक मजदूर नीचे मैदान में खड़ा एक एक ईंट उठाकर छत की ओर फेंकता और ऊपर बैठी मजदूरन उसे झपट कर पकड़ लेती। मगर गंगो का इस काम से खून सूखता था। कहीं झपटने में हाथ चूक जाए और उड़ती हुई ईंट पेट पर आ लगे तो क्या होगा। ठेकेदार हर मजदूर के भाग्य का देवता होता है। जो उसकी दया बनी रहे तो मजदूर के सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, पर जो देवता के तेवर बदल जाएं तो अनहोनी भी होती रहती है। अभी गंगो खड़ी सोच ही रही थी कि कहीं से मकान की परिक्रमा लेता हुआ ठेकेदार सामने आ पहुंचा। छोटा सा पतला शरीर, काली टोपी, घनी घनेरी मूछों में से बीड़ी का धुआं छोड़ता हुआ गंगो को देखते ही चिल्ला उठा, खड़ी देख क्या रही है, उठाती क्यों नहीं? जो पेट निकला हुआ था तो आई क्यों थी? गंगो धीरे धीरे चलती हुई ठेकेदार के सामने आ खड़ी हुई। ठेकेदार का डर होते हुए भी गंगो के होठों पर से वह हल्की सी स्निग्ध मुस्कान ओझल न हो पाई जो महीने भर से उसके चेहरे पर खिल रही थी, जब से बच्चे ने गर्भ में ही अपने कौतक शुरू कर दिए थे। और गंगो की आंखें जैसे अंतर्मुखी हो गई थी। ठेकेदार झगड़ता भी तो वह शांत रहती, और जो उसका घरवाला बात बात पर तिनक उठता तो भी वह चुपचाप सुनती रहती। गंगो ने धीरे से कहा, काम क्यों नहीं करूंगी? छत पर ईंट पकड़ने का काम दे दो, वह कर लूंगी। मगर ठेकेदार पुनः गरज उठा, तेरे बाप का मकान बन रहा है, जो जी चाह काम करोगी? चल दूर हो यहां से, आधे दिन के पैसे ले और दफा हो जा। काम चोर आ जाते हैं। गंगो ने पुनः धीरे से कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? दूलो मेरा काम कर लेगी, मैं उसकी जगह चली जाऊंगी, काम तो होता रहेगा। मगर ठेकेदार पुनः तिनक कर बोला, पहले पेट खाली करके आ, फिर काम मिलेगा। क्षण भर में ठेकेदार का रजिस्टर खुल गया और गंगो के नाम पर लकीर फिर गई। ऐन उसी वक्त बारिश का छींटा भी पड़ने लगा था। गंगो ने समझ लिया कि जो आसमान में बादल न होते तो काम पर से छुट्टी भी न मिलती। आकाश में बादल आए नहीं कि ठेकेदार को काम खत्म करने की चिंता हुई नहीं।
इस हालत में गर्भ वाली मजदूरन को कौन काम पर रखेगा। गंगो चुपचाप ओढ़नी के पल्ले से अपने गर्भ को ढकती हुई बाहर निकल आई। उन दिनों दिल्ली फिर से जैसे बसने लगी थी। कोई दिशा उपदिशा ऐसी नहीं थी जहां नई आबादियों के झुरमुट न उठ रहे हों। नए मकानों की लंबी कतारें समुद्र की लहरों की तरह फैलती हुई अपने प्रसार में दिल्ली के कितने ही खंडहर और स्मृति कंकाल रौंदती हुई आगे बढ़ रही थी। देखते ही देखते एक नई आबादी गर्व से माथा ऊंचा किए समय का उपहास करती हुई खड़ी हो जाती। लोग कहते दिल्ली फिर से जवान हो रही है। नई आबादियों की बाढ़ आ गई थी। नया राष्ट्र, नए निर्माण कार्य, लोगों को इस फैलती राजधानी पर गर्व होने लगा था। जहां कहीं किसी नई आबादी की योजना पनपने लगती तो सैकड़ों मजदूर खींचे हुए अपने फूस के छप्पर कंधों पर उठाए वहां जा पहुंचते और उसी की बगल में अपनी झोपड़ों की बस्ती खड़ी कर लेते। और जब वह नई आबादी बनकर तैयार हो जाती तो फिर मजदूरों की टोलियां अपनी फूस के छप्पर उठाए किसी दूसरी आबादी की नींव रखने चल पड़ती। मगर ज्यों ही बरसात के बादल आकाश में मंडराने लगते तो सब काम ठप हो जाता और मजदूर अपनी झोपड़ों में बैठे आकाश को देखते हुए चौमासे के दिन काटने लगते। कई मजदूर गांव को चले जाते पर अधिकतर छोटे मोटे काम की तलाश में सड़कों पर घूमते रहते। काम इतना न था जितने मजदूर आ पहुंचते थे। दिल्ली के हर खंडहर की अपनी गाथा है, अपनी कहानी है, पर मजदूर की फूस की झोपड़ी का खंडहर क्या होगा और कहानी क्या होगी। हंसती खेलती नई आबादियों में इन झोपड़ों का या इन झोपड़ों में खेले गए नाटकों का स्मृति चिन्ह भी नहीं मिलता। उस रात गंगो और उसका पति घीसू देर तक झोपड़े के बाहर बैठे अपनी स्थिति को सोचते रहे। घीसू बोला, जो छुट्टी मिल गई थी तो घर क्यों चली आई, कहीं दूसरी जगह काम देखती। गंगो ने धीरे से कहा, देखा है इस हालत में कौन काम देगा। जहां जाओ ठेकेदार पेट देखने लगते हैं। झोपड़े के अंदर उनका 6 बरस का लड़का रिसा सोया पड़ा था। कीसू कई दिनों से चिंतित था। 3 आदमी खाने वाले और कमाने वाला अब केवल एक, और ऊपर से चौमासा और गंगू की हालत। उसका मन खींच उठा। अगर 15-20 रोज मजदूरी पर निकल जाते तो क्या मुश्किल था। गर्भ वाली औरतें बच्चा होने वाले दिन तक काम पर जुटी रहती हैं। खीसू गठीले बदन नाटे कद का मजदूर था। जो किसी बात पर तिनक उठता तो घंटों उसका मन अपने काबू में न रहता। थोड़ी देर चिलम के कश लगाने के बाद वह धीरे से गंगू से बोला, तुम गांव चली जाओ। गंगू ने जवाब दिया, गांव में मेरा कौन है। कीसू ने कहा, तो पहले से ही सब पाठ पढ़े हुए है। तू इस हालत में जाएगी तो क्या तुझे कोई घर से बाहर निकाल देगा। गंगू ने जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा भाई वहां जमीन पर पांव नहीं रखने देता है। 2 दफे तो तुमसे लड़ने मरने की नौबत आ चुकी है उसकी। खीसू ने कहा, तो यहाँ क्या करोगी। मेरे काम का भी कोई ठिकाना नहीं। सुनते हैं सरकार ज्यादा मजदूर लगाकर 3 दिन में ही बाकी सड़क बना लेना चाहती है। गंगू ने धीरे से कहा, मरम्मती काम तो चलता रहेगा। कीसू ने गंभीर स्वर से कहा, मरम्मती काम से 3 जीव खा सकते हैं। 1 दिन काम है, 4 दिन नहीं। काफी रात गए। उन दोनों की यह उधेड़ बुन चलती रही। सोमवार को गंगो काम पर से बर्खास्त हुई और शनिश्चर तक पहुंचते पहुंचते झोपड़ी की गृहस्थी डामाडोल हो गई। माँ बाप और बेटा 3 जीव खाने वाले और कमाने वाला केवल 1। गंगो काम की तलाश में सुबह घर से निकल जाती और दोपहर तक बस्ती के 3-3 चक्कर काट आती। किसी से काम को पूछती तो या तो वह हंसने लगता या आसमान पर मंडराते बादल दिखा देता। सड़कों पर दर्जनों मजदूर
दोपहर तक घूमते हुए नजर आने लगे। फिर एक दिन जब घीसू ने घर लौटकर सुना दिया कि सरकारी सड़क का काम समाप्त हो चुका है, तो घीसू और गंगू पल भर में मजदूरों के स्तर से लुढ़ककर आवारा लोगों के स्तर पर आ पहुंचे। कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। भर पेट खाना किसी को न मिल पाता। छोटा बालक रीसा, जो दिन भर खेलने से न थकता था, अब झोपड़े के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता। पति पत्नी रोज रात को झोपड़े के बाहर बैठते, लड़ते झगड़ते परामर्श करते और बात बात पर खींच उठते। फिर एक रात हजार सोचने और भटकने के बाद घीसू के उद्विग्न मन ने घर का खर्च कम करने की तरकीब सोची। अधभरे पेट की भूख को चिलम के धुएं से शांत करते हुए बोला, रीसे को कहीं काम पर लगा दें। गंगो बोली, रीसा क्या काम करेगा, छोटा सा तो है। घीसू बोला, छोटा है, चंगे भले आदमी का राशन खाता है, इस जैसे लौंडे सब काम करते हैं। गंगो चुप रही। कमाऊ बेटा किसी अच्छा नहीं लगता, मगर रीसा भी सड़क पर चलता भी था तो बाप का हाथ पकड़कर, वह क्या काम करेगा। पर घीसू कहता गया, इस जैसे लौंडे बूट पालिश करते हैं, साइकिलों की दुकान पर काम करते हैं, अखबार बेचते हैं, क्या नहीं करते। सुनो, कल इसे मैं गणेशी के सुपुर्द कर दूंगा, इसे वो बूट पालिश करना सिखा देगा। गणेशी घीसू के गांव का आदमी था। इस बस्ती से एक फरलांग दूर पुल के पास छोटी सी कोठड़ी में रहता था। एक छोटी सी संदूकची कंधे पर लटकाए गलियों के चक्कर काटता और बूटों के तलवे लगाया करता था वह। दूसरे दिन घीसू काम की खोज में झोपड़े में से निकलते हुए गंगो को कहता गया, सुन, मैं गणेशी को रास्ते में कहता जाऊंगा, तो सूरज चढ़ने तक रीसे को उसके पास भेज देना। रीसा काम पर निकला। छोटा सा पतला शरीर, चकित उत्सुक आंखें, बदन पर एक ही कुर्ता लटकाए हुए। पर गणेशी के घर तक पहुंचना आसान बात नहीं थी। रास्ते में प्रकृति रीसे के मन को लुभाने के लिए जगह जगह अपना मायाजाल फैलाए बैठी थी। किसी जगह दो लौंडे झगड़ रहे थे, उनका निपटारा करना जरूरी था। रीसा घंटा भर उन्हीं के साथ घूमता रहा। कहीं एक भैंस कीचड़ में फंसी पड़ी थी, कहीं एक मदारी अपने खेल दिखा रहा था। रीसा दिन भर घूम फिर कर दोपहर के वक्त हाथ में एक छड़ी घुमाता हुआ घर लौट आया। कह देना आसान था कि रीसा काम करे, मगर रीसे को काम में लगाना नए बैल को हल में जोतने के बराबर था। पर उधर झोपड़े में बच्ची बचाई रसद क्षीण होती जा रही थी। दूसरे दिन घीसू उसे स्वयं गणेशी के सुपुर्द कराया और 5-7 अपने पैसे भी पॉलिश की डिबिया और पुरुष के लिए दे आया। उस दिन तो रीसा जैसे हवा में उड़ता रहा। दिल्ली की नई नई गलियां घूमने को मिली, नए नए लोग देखने को मिले, चप्पे चप्पे पर आकर्षण था। लेकिन रीसे की समझ में न आया कि बाप गुस्सा क्यों हो रहा था जब उसे यहां घूमने को भेजना ही चाहता था। दुकानें रंग बिरंगी चीजों से लदी हुई और भीड़ इतनी कि रीसे का लुब्ध मन भी चकरा गया। वापसी में रीसे की मां सड़क पर आंखें काढ़े उसकी राह देख रही थी। जब रीसा अपने बोझल पांव खींचता हुआ घर पहुंचा, अपने 6 सालों के नन्हे से जीवन में वह कभी इतना पैदल नहीं चल पाया था जितना कि वह आज एक दिन में चला था। मगर मां को मिलते ही वह उसे दिन भर की अपनी देखी दिखाई बातें सुनाने लगा। और जब बाप काम पर से लौटा तो रीसा अपना ब्रश और पॉलिश की डिबिया उठाकर भागता हुआ उनके पास जा पहुंचा और बोला, बप्पू, तेरा जूता पॉलिश कर दूं? जिसे सुनकर घीसू के हर वक्त तने हुए चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान दौड़ आई। घीसू मुस्कुराकर बोला, मेरा नहीं, किसी बाबू का करना जो तुझे पैसे भी देगा। गंगो और उसका पति अपने कमाऊ बेटे की दिनचर्या सुनते ही कुछ देर के लिए अपनी चिंताएं भूल गए। दूसरा दिन आया।
घीसू और रीसा अपने अपने काम पर निकले। 2 रोटियां एक चिथड़े में लिपटी हुई घीसू की बगल के नीचे और एक रोटी रीसे की बगल के नीचे। दोनों सड़क पर इकट्ठे उतरे और फिर अपनी अपनी दिशा में जाने के लिए अलग हो गए। पर आज रीसा जब सड़क की तलाई पार करके पुल के पास पहुंचा तो गणेशी वहां पर नहीं था। थोड़ी देर तक मुंह में उंगली दबाए वह पुल पर आते जाते लोगों को देखता रहा। फिर गणेशी की तलाश में आगे निकल गया। शहर की गलियां एक के बाद दूसरी अपना जटिल इंद्रजाल फैलाए जैसे रीसे के इंतजार में ही बैठी थी। वह एक के बाद दूसरी गली में बढ़ने लगा, मगर किसी में भी उसे कल का परिचित रूप नजर नहीं आया, न ही कहीं गणेशी की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर तक घूमने के बाद रीसा एक गली के मोड़ पर बैठ गया और फिर वहीं अपनी पॉलिश की डिबिया और ब्रश सामने रख लिए और अपने पहले ग्राहक का इंतजार करने लगा। फिर गणेशी की तरह उसने मुंह टेढ़ा करके पॉलिश का शब्द पूरी चिल्लाहट के साथ पुकारा। पहले तो अपनी आवाज ही सुनकर वह स्तब्ध हो गया, फिर निसंकोच बार बार पुकारने लगा। 5-7 मर्तबा जोर जोर से चिल्लाने पर एक बाबू जो सामने एक दुकान की भीड़ में सौदा खरीदने के इंतजार में खड़ा था, रीसे के पास चला आया। बोला, पॉलिश करने का क्या लोगे बेटे? जो खुशी हो दे देना। रीसे ने गणेशी के वाक्य को दोहरा दिया। बाबू ने बूट उतार दिए और दुकान की भीड़ में जाकर फिर खड़ा हो गया। रीसे ने अपनी डिबिया खोली। गणेशी के वाक्य को तो वह दोहरा सकता था, मगर उसकी तरह हाथ कैसे चलाता? बूट पर पॉलिश क्या लगी जितनी उसकी टांगों, हाथों और मुंह को लगी। एक जूते पर पॉलिश लगाने में ही रीसे की आधी डिबिया खर्च हो गई। अभी बूट के तलवे पर पॉलिश लगाने की सोच ही रहा था कि बाबू सामने आन खड़ा हुआ। रीसे के हाथ अनजाने में ही ठिठक गए। बाबू ने बूटों की हालत देखी, आओ देखा न ताओ, जोर से रीसे के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, जिससे रीसे का मुंह घूम गया। उसकी समझ में न आया कि बात क्या हुई है। गणेशी को तो किसी बाबू ने थप्पड़ नहीं मारा था। नालायक, काली बूटों पर लाल पॉलिश। और गुस्से में वह आदमी गालियां देने लगा। पास खड़े लोगों ने यह भी नहीं देखा, कुछ हंसे, कुछ एक ने बाबू को समझाया, 2 एक ने रीसे को गालियां दी। और उसके बाद वह आदमी गालियां देता हुआ बूट पहनकर चला गया। रीसा हैरान और परेशान कभी एक के मुंह की तरफ, कभी दूसरे के मुंह की तरफ देखता रहा और फिर वहां से उठकर धीरे धीरे गली के दूसरे कोने पर जाकर खड़ा हो गया। हर राह जाते बाबू से अब उसे डर लगने लगा। गणेशी की तरह पॉलिश चिल्लाने की फिर उसकी हिम्मत न हुई। रीसे को मां की याद आई और उल्टे पांव वापस हो लिया, मगर गलियों का कोई छोर किनारा न था। एक गली के अंत तक पहुंचता तो 4 गलियां और सामने आ जाती। अनगिनत गलियों में घूमने के बाद वह घबराकर रोने लगा, मगर वहां कौन उसके आंसू पोंछने वाला था। एक गली के बाद दूसरी गली लांघता हुआ कभी गणेशी की तलाश में, कभी मां की तलाश में वह दोपहर तक घूमता रहा। बार बार रोता और बार बार स्तब्ध और भयभीत हो जाता। फिर शाम हुई और थोड़ी देर बाद गलियों में अंधेरा छाने लगा। वह एक गली के नाके पर खड़ा सिसकियां ले रहा था कि तभी उस जैसे ही लड़कों का एक टोला यहां वहां से इकट्ठा होकर उसके पास आ पहुंचा। एक छोटे से लड़के ने अपनी फटी हुई टोपी सिर पर खिसकाते हुए कहा, अबे साले रोता क्यों है? दूसरे ने उसका बाजू पकड़ा और रीसे को खींचते हुए एक बरामदे के नीचे ले गया। तीसरे ने उसे धक्का दिया। चौथे ने उसके कंधे पर हाथ रखे हुए उसे बरामदे के कोने में बैठा दिया। फिर उस छोटे से लड़के ने अपने कुर्ते की जेब में से थोड़ी सी मूंगफलियां निकालकर रीसे की झोली में डाल दी और बोला, ले साले,
कभी कोई रोता भी है। हमारे साथ घुमाकर हम भी बूट पॉलिश करते हैं। आधी रात गए। नन्हा रिसा जीवन की एक पूरी मंजिल एक दिन में लांघ कर अपने सिर के नीचे ब्रश और पॉलिश की डिबिया और एक छोटा सा चिथड़ा रखे उसी बरामदे की छत के नीचे अपनी यात्रा के नए साथियों के साथ भाग्य की गोद में सोया पड़ा था। उधर झोपड़े के अंदर लेटे लेटे कई घंटों की विफल खोज के बाद खीसू गंगू को आश्वासन दे रहा था। मुझे कौन काम सिखाने आया था, सभी गलियों में ही सीखते हैं। तो फिक्र मत कर, मरेगा नहीं, खीसू का बेटा है, कभी न कभी तुझे मिलने आ ही जाएगा। खीसू का उद्विग्न मन जहां बेटे के यूं चले जाने पर व्याकुल था, वहां इस दारुण सत्य को भी न भूल सकता था कि अब झोपड़ी में 2 आदमी होंगे और बरसात कटने तक और गंगू की गोद में नया जीवन आ जाने तक झोपड़ा शायद ही सलामत खड़ा रह सकेगा। गंगू झोपड़े की बालिश्त भर ऊंची छत को ताकती हुई चुपचाप लेटी रही। उसी वक्त गंगू के पेट में उसके दूसरे बच्चे ने करवट ली, जैसे संसार का नवागंतुक संसार का द्वार खटखटाने लगा हो। गंगू ने सोचा, यह क्यों जन्म लेने के लिए इतना बेचैन हो रहा है। गंगू का हाथ कभी पेट के चपल बच्चे को सहलाता, कभी आंखों से आंसू पोंछने लगता। आकाश पर बरसात के बादलों से खेलती हुई चांद की किरणों के नीचे नए मकानों की बस्ती झिलमिला रही थी। दिल्ली फिर बस रही थी और उसका प्रसार दिल्ली के बढ़ते गौरव को 4 चांद लगा रहा था। और गंगू का व्याकुल मन अपने नन्हे चांद की याद में रो रहा था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।